जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 और 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत इस इकाई पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस इकाई पर ब्लूप्रिंट के अनुसार जो अधिभार है वह कुल 8 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे और विश्लेषणात्मक एक प्रश्न होगा जिसमें कि 4 अंक होंगे। इस तरह से 8 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्पादन के घटक होते हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो विद्यार्थियों, उत्पादन के 5 घटक होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। दूसरा प्रश्न है, उत्पाद के प्रकार होते हैं ए कुल उत्पाद, बी औसत उत्पाद, सी सीमांत उत्पाद और डी सभी। तो ये उत्पाद के तीनों ही प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिफल के नियम हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो प्रतिफल के 3 नियम होते हैं: बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम तथा स्थिर प्रतिफल का नियम। प्रश्न क्रमांक 4, पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब ए सभी साधनों में परिवर्तन आनुपातिक हो। विकल्प बी है एक साधन में परिवर्तन आनुपातिक हो, विकल्प सी 2 साधन में परिवर्तन आनुपातिक हो तथा डी 4 साधन में परिवर्तन आनुपातिक हो। तो इस प्रश्न का विकल्प ए यानी सभी साधनों में परिवर्तन आनुपातिक हो यह सही है। अगला प्रश्न है, स्थिर लागत को कहते हैं ए परिवर्तनशील लागत, बी प्रमुख लागत, सी पूरक लागत तथा डी अल्पकालीन लागत। तो विद्यार्थियों, स्थिर लागत को पूरक लागत कहते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 6, स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है ए पूंजी का ब्याज, बी भवन का किराया, सी यंत्रों पर मूल्य ह्रास और डी माल का क्रय। तो यहाँ पर माल का क्रय जो है यह स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है ए माल का क्रय, बी श्रम, सी प्रत्यक्ष व्यय तथा डी पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, पूंजी पर ब्याज। यह परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, शेष सभी जो हैं यह परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। विकल्प ए परिवर्तनशील लागत, विकल्प बी औसत स्थिर लागत, सी औसत परिवर्तनशील लागत और डी है कुल औसत लागत। तो यहाँ पर विकल्प बी औसत स्थिर लागत सही है। प्रश्न क्रमांक 9, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो विकल्प ए कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, बी कुल उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, सी कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प है कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 10, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो विकल्प ए औसत उत्पाद घटता है पर धनात्मक रहता है, बी औसत उत्पाद बढ़ता है, सी औसत उत्पाद समान होता है और अधिकतम होता है और डी औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी औसत उत्पाद बढ़ता है सही है। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती? ए कभी भी, बी दीर्घकाल में,
सी यहाँ पर विद्यार्थियों सत्यकाल में छपा हुआ है, तो सत्यकाल नहीं, ये अल्पकाल है। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो एक फर्म अपने स्थिर साधनों को अल्पकाल में नहीं बदल सकती। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्न में से कौन सी मद परिवर्ती लागत का उदाहरण है? ए कच्चे माल की लागत, बी इमारत का किराया, सी बीमे की किस्त और डी नगरपालिका कर। तो परिवर्ती लागत का अर्थ है परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पर कच्चे माल की जो लागत है यह परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 13, औसत स्थिर लागत खाली स्थान। विकल्प ए उत्पादन के हर स्तर पर उतनी ही रहती है, बी उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ती है, सी उत्पादन बढ़ाने पर घटती है और डी प्रारंभ में बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ पर सही विकल्प है उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते जाएंगे औसत स्थिर लागत घटती चली जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14, जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब ए सी बराबर ए आर यानी औसत लागत बराबर औसत आगम, बी ए आर छोटा है एम आर से अर्थात औसत आगम कम है सीमांत आगम से, सी एम सी बराबर एम आर एम सी यानी मार्जिनल कास्ट अर्थात सीमांत लागत बराबर है सीमांत आगम के, और डी ए आर अधिक है एम आर से अर्थात औसत आगम अधिक है सीमांत आगम से। तो यहाँ पर विकल्प डी सही विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 15, कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? विकल्प ए है सिग्मा एपी, बी सिग्मा टीपी, सी सिग्मा एमपी और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों आप जानते हैं कि सीमांत उत्पाद का योग ही कुल उत्पाद होता है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। तो विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 16 है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ए उत्पादन का, बी कीमत का, सी कुल व्यय का तथा डी उपरोक्त सभी। तो उत्पादन फलन वास्तव में उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादन का फलन होता है, यानी आगत तथा निर्गत के बीच का फलन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डी के स्थान पर होना चाहिए था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 17, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होगी। विकल्प ए शून्य, विकल्प बी धनात्मक, विकल्प सी ऋणात्मक तथा डी अधिकतम। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी अधिकतम। प्रश्न क्रमांक 18, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। ए क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, बी क्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, विकल्प सी क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ और ए बी सी डी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो विकल्प सी है क्यू एक्स बराबर एफ इंटू ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो ए बी सी डी है ये क्या है? उत्पादन के साधन है। प्रश्न क्रमांक 19, क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? विकल्प ए हाँ, बी नहीं, सी शायद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए हाँ। प्रश्न क्रमांक 20, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं? ए आंतरिक बचतें, बी बाह्य बचतें, सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों। प्रश्न क्रमांक 21, वे बचतें कौन सी हैं जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती हैं? ए आंतरिक बचतें, बी बाह्य बचतें, सी ए और बी दोनों तथा डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए आंतरिक बचतें। प्रश्न क्रमांक 22, उत्पादन के साधन हैं। ए भूमि,
बी पूंजी, सी श्रम और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही उत्पादन के साधन है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न क्रमांक 23, श्रम उदाहरण है ए स्थिर साधन का, बी परिवर्तनशील साधन का, सी ए और बी दोनों तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी परिवर्तनशील साधन का। प्रश्न क्रमांक 24, उत्पादन प्रक्रिया है ए उपभोग की, बी आय पैदा करने की, सी मूल्यवर्धन की तथा डी मूल्य में कमी करने की। तो इसका सही उत्तर है ए उपभोग की, क्योंकि उपभोग ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। प्रश्न क्रमांक 25, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन ए बढ़ता है, बी स्थिर रहता है, सी शून्य हो जाता है तथा डी अधिकतम होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 26 है, भौतिक आदाओं तथा भौतिक प्रदा के संबंध को कहते हैं। विकल्प ए लागत फलन, बी आगम फलन, सी उत्पादन फलन तथा डी तकनीकी फलन। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी उत्पादन फलन। प्रश्न क्रमांक 27, अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। ए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, बी पैमाने के प्रतिफल तथा सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। प्रश्न क्रमांक 28, उत्पादन की प्रथम अवस्था में विकल्प ए कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, बी सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सी सीमांत उत्पादन घटता है और विकल्प डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी ए और बी दोनों, यानी उत्पादन की प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तथा सीमांत उत्पादन बढ़ता है। दोनों सही हैं, इसलिए विकल्प डी। प्रश्न क्रमांक 29, कुल उत्पादन से आशय है। विकल्प ए एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य, बी एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा तथा सी एक निश्चित समय में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा। विकल्प डी है एक निश्चित समय में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं का कुल मूल्य। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 29 में कुल उत्पादन से आशय है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा। प्रश्न क्रमांक 30, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। विकल्प ए पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, विकल्प बी पैमाने का स्थिर प्रतिफल, विकल्प सी पैमाने का घटता प्रतिफल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी पैमाने का स्थिर प्रतिफल। प्रश्न क्रमांक 31 है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। विकल्प ए भूमि और भवन पर व्यय, बी प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय, सी अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन और डी लाइसेंस फीस। तो यहाँ पर स्थिर लागत का उदाहरण क्या नहीं है। विकल्प ई अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन। प्रश्न क्रमांक 32, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। ए स्पष्ट लागत, बी अस्पष्ट लागत, सी स्थिर लागत और डी परिवर्तनशील लागत। तो विद्यार्थियों, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले स्थिर लागत पाई जाती है, क्योंकि उत्पादन प्रारंभ होने के पहले आपको भूमि या भवन का किराया देना होता है, बीमा की किस्तें देनी होती हैं, बिजली का बिल देना होता है, इसलिए उत्पादन प्रारंभ होने के पहले स्थिर लागत पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 33, लाभ बराबर रिक्त स्थान। विकल्प ए आगम ऋण लागत, बी आगम धन लागत, सी आगम बराबर लागत और आगम भाग
लागत। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सही उत्तर है आगम ऋण लागत, यानी लाभ ज्ञात करने के लिए हम कुल आगम में से कुल लागत को घटा देते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? ए आर बराबर पी इंटू क्यू अपान क्यू, बी ए आर बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू, सी ए आर बराबर टी आर बटे क्यू, डी एम आर एन बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ए, सी और डी ये तीनों ही समीकरण सही हैं। जो विकल्प बी है यह सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी को चुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 35, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम विकल्प ए बढ़ती है, विकल्प बी घटती है, विकल्प सी अधिकतम होती है, विकल्प डी न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, अधिकतम होती है। प्रश्न क्रमांक 36 है, सीमांत लागत बराबर ए डेल्टा टी सी बटे डेल्टा क्यू, यानी टोटल कास्ट में परिवर्तन बटे निर्गत की मात्रा में परिवर्तन, बी टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1, और सी है टी सी बटे क्यू, और डी है ए तथा बी दोनों। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए ए तथा बी ये दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ पर हम विकल्प डी का चुनाव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 37, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है, ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत होगी ए 28 रुपये, बी 52 रुपये, सी 240 रुपये और डी 6.66 रुपये। तो विद्यार्थियों कुल लागत ज्ञात करने के लिए हमें औसत लागत तथा वस्तु की मात्रा से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर औसत लागत 40 रुपये है और 12 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए हम 40 और 12 का गुणा करेंगे तो ये आता है 480 रुपये। लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी इन चारों ही विकल्पों में यह संख्या नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, कुल आगम टी आर बराबर रिक्त स्थान, ए पी गुणा क्यू, बी ई एम आर, सी ए आर बटे क्यू और डी ए एवं बी दोनों। तो कुल आगम टोटल रेवेन्यू ज्ञात करने के लिए हम कीमत तथा उत्पादित वस्तु की मात्रा का गुणा कर देते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 39, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है, ए अल्पकाल में, बी दीर्घकाल में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए अल्पकाल में यह सही है। प्रश्न क्रमांक 40, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत विकल्प ए सीमांत लागत के बराबर होती है, बी एक्स अक्ष के समानांतर होती है, विकल्प सी ए एवं बी दोनों तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 41, शुद्ध लाभ बराबर विकल्प ए टी आर माइनस टी एफ सी, बी टी आर माइनस टी वी सी और सी है टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी वी सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू, इसमें से टोटल फिक्स कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध लाभ मिल जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 42, टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये यह स्थिति है, ए असामान्य लाभ की, बी सामान्य लाभ की, सी सम विच्छेद बिंदु की तथा डी दोनों बी एवं सी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, अर्थात बी और सी दोनों ही सही हैं। प्रश्न क्रमांक 43,
सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि ए यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों की लागत है, बी यह निश्चित लागत है, सी यह परिवर्तनशील लागत है और डी यह सामाजिक लागत है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों की लागत है। प्रश्न क्रमांक 44, आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा। तो विद्यार्थियों यह प्रश्न भी थोड़ा सा अस्पष्ट है। आउटपुट के एक विशेष स्तर पर, और ये जो कोष्टक में हमने लिखा है ये यहाँ पर शायद गलती से छपा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा। ए उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा, बी निर्माता उसका उत्पादन कम करेगा, सी पहले से ही अधिकतम लाभ के रूप में कोई परिवर्तन नहीं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में यह भी नहीं दिया हुआ है कि निर्माता अधिकतम लाभ की स्थिति में है या संतुलन की स्थिति में है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया होता तो हम विकल्प सी का चुनाव करते। और ए उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा, तो कोई भी उत्पादक अगर वो अधिकतम लाभ की स्थिति में नहीं है तो निश्चित ही उत्पादन बढ़ाता है। और कब तक बढ़ाता है, जब तक कि उसका MC बराबर P नहीं हो जाता, यानी अल्पकाल में मार्जिनल कास्ट कीमत के बराबर नहीं हो जाती और दीर्घकाल में कीमत अधिक हो एवरेज कास्ट से या कीमत एवरेज कास्ट के बराबर हो। तो यहाँ तक कोई भी उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है। तो प्रश्न स्पष्ट न होने के कारण यहाँ पर भी हम कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, सामान्य लाभ जब होता है जब AR अधिक है AC से, B AR बराबर AC, C AR कम है AC से और D TR अधिक है TC से। तो विद्यार्थियों सामान्य लाभ कब होता है, जब AR बराबर हो AC के, यानी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट दोनों ही बराबर हो, तब सामान्य लाभ होता है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाओ। स्तंभ आ और स्तंभ बा। स्तंभ आ में दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता, औसत आगम, AC और MC वक्र, औसत आगम वक्र, कुल आगम TR TFC वक्र। तथा स्तंभ बी में दिया हुआ है A एक्स अक्ष के समांतर, सीमांत आगम का योग, TR/Q कीमत लेने वाली फर्म, मांग वक्र और U आकार। तो अब देखते हैं, स्तंभ आ में पूर्ण प्रतियोगिता, इसकी जोड़ी यहाँ पर जो D क्रमांक पर दिया है कीमत लेने वाली फर्म, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकार करता होती है, इसलिए एक की जोड़ी हम बनाएंगे D से। इसी तरह औसत आगम, औसत आगम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, TR में Q से भाग कर देते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू में उत्पादित वस्तुओं की इकाइयों से भाग कर देते हैं तो औसत आगम मिल जाता है, इसलिए TR/Q, इससे जोड़ी बनाएंगे। तीसरा है AC और MC वक्र, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट कर्व कैसे होते हैं, U आकार के होते हैं, यानी F से जोड़ी बनाएंगे। औसत आगम वक्र, औसत आगम वक्र मांग वक्र की भांति बाएं से दाएं नीचे की ओर आते हैं, इसलिए इसकी जोड़ी E से बनेगी मांग वक्र से। पांचवा कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सीमांत आगम B से, यानी सीमांत आगम का योग, सीमांत आगम का योग होता है कुल आगम। छठवां TFC वक्र, टोटल फिक्स कास्ट कर्व, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एक्स अक्ष के समानांतर, क्योंकि टोटल फिक्स कास्ट कर्व कैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो 6 की जोड़ी ए से बनेगी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, रिक्त स्थान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। तो एक अतिरिक्त लागत को उत्पादित करने की लागत होती है सीमांत लागत, तो यहाँ हम लिखेंगे सीमांत। दूसरा है, खाली स्थान वक्र आयताकार अति परवलय होता है, तो यहाँ पर हम AR तथा MR वक्र, यानी
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होते हैं ये आयताकार अतिपरवलय इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तीसरा है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है। तो औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही किस लागत से ज्ञात की जाती है? उत्तर है कुल लागत। चौथा, कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को खालिस्तान लागत कहते हैं। तो यहां हम रिक्त स्थान में लिखेंगे परिवर्ती लागत या परिवर्तनशील लागत। पांचवा, वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्ययों पर आधिक्य को खालिस्तान कहते हैं। तो वस्तुओं के विक्रय से जो प्राप्त होने वाला आधिक्य होता है उसे हम लाभ कहते हैं, यहाँ लाभ लिखेंगे। छठवां, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब खालिस्तान आगम अधिकतम होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल आगम। सातवां, औसत आगम को मांग वक्र भी कहा जाता है। औसत आगम जब उत्पादक कीमत को कम करके वस्तु की अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहता है तो औसत आगम वक्र मांग वक्र की भांति होते हैं, यानी इस तरह से। तो इस प्रकार औसत आगम वक्र को मांग वक्र भी कहा जाता है। आठवां, उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो धनराशि खर्च की जाती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उत्पादन के साधनों पर जो राशि खर्च की जाती है उसे साधन लागत कहते हैं। रिक्त स्थान में हम साधन लागत लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र जो होता है यह धनात्मक ढाल वाला होता है, यानी जैसे जैसे निर्गत की मात्रा बढ़ती जाती है आगम भी बढ़ता जाता है। इसलिए कुल आगम वक्र का जो ढाल है इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, यानी धनात्मक ढाल वाला होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है? एक कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में प्रचलित होती है, तो हम उत्तर में लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। प्रश्न क्रमांक 3, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है? औसत आगम है, इसे हम कीमत कहते हैं, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में MR बराबर AR बराबर P, यानी मार्जिनल रेवेन्यू तथा एवरेज रेवेन्यू ये कीमत के बराबर होते हैं। चौथा, वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है औसत आगम। प्रति इकाई आगम को हम औसत आगम कहते हैं। पांचवा है, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो उत्तर है U अक्षर के समान। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है सीमांत लागत। क्योंकि स्थिर लागत तो उत्पादन के सभी स्थिति में एक जैसी होती है, तो जो कुल लागत में परिवर्तन आता है वह परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण होता है। तो सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत के कारण उत्पन्न होती है। सातवां प्रश्न है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। अगला, जब कुल आगम यानी TR और कुल लागत TC बराबर होते हैं तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है? उत्तर है सामान्य लाभ। नौवां, एक उत्पादक कौन होता है? उत्पादक कौन हो सकता है? उद्यमी या साहसी। जो उद्यमी होता है वह साहसी भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ उद्यमी या साहसी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? तो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के साधनों को जो भुगतान करते हैं उन्हें कहते हैं साधन के प्रतिफल। प्रश्न क्रमांक 11, उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है? तो फर्म द्वारा वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम आगम या संप्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे
रेवेन्यू कहते हैं। और अगला प्रश्न है, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है? उत्तर है कुल लागत पर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कुल 71 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है आज के इस वीडियो से इस इकाई के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। और चूंकि यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक से लिए गए प्रश्न हैं, इसलिए इसकी आप अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप अर्थशास्त्र विषय लेकर प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तब भी यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। और आपसे एक आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने अगले वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।